गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम हम डिस्कस करते हैं अप वैन वेव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हम डायग्राम बना करके और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का व्यंजक भी निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। ये एमएन कोई चालक है और इस चालक की जो लेंथ है, लंबाई है, वो लंबाई एल हो गई और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्षेत्रफल है, वो ए हो गया। और इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो एन इलेक्ट्रॉन है या मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो स्मॉल एन है। अब देखिए बच्चों, इस चालक पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र अगर आरोपित नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो अनियमित गति होगी यानी यादृच्छिक गति होगी। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब कोई बैटरी हमने नहीं कनेक्ट की है। अब यदि मैं इस चालक के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देता हूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देता हूं, मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, धारा की दिशा इधर, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब मैंने इस चालक के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो पहले जब अप्लाई नहीं किया था तब इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो अनियमित थी यानी यादृच्छिक थी। अब इन इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो नियमित हो जाएगी, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये गति करेंगे और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगता है वो बल हो गया F इक्वल्स टू एम ए। क्लियर है? अब F इक्वल्स टू एम ए, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लग गया। F इक्वल्स टू क्यू ई लिख सकता हूं, इक्वल्स टू एम ए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो गया और विद्युत क्षेत्र ई इक्वल्स टू एम ए, तो ए इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन एम। माइनस का मतलब ये है कि ए वेक्टर का डायरेक्शन और ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस त्वरण से एक्सेलरेट होंगे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, उसको बताता है ये माइनस। यानी हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो ये हो जाएगा ई अपॉन एम हो जाएगी। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस त्वरण से त्वरित होंगे। अब हमें अपवन वेग ज्ञात करना है, तो न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो n इलेक्ट्रॉन माने थे हमने, तो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है v1 u1 प्लस टो1 वो सॉरी ए टो1, क्योंकि यहां जो n इलेक्ट्रॉन है उनके प्रारंभिक वेग सबके u1 u2 u3 डैश डैश un है और इनका विश्रांति काल टो1 टो2 टो3 डैश डैश टो1 है। ये विश्रांति काल क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों में लगने वाला जो समय है उस समय को हम विश्रांति काल बोलते हैं। तो प्रारंभिक
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग ये है, विश्रांति काल ये हो गया। तो u1 प्लस ए टॉ1, u2 प्लस ए टॉ2, v3 u3 प्लस ए टॉ3, और n वाले का क्या हो जाएगा, vn un प्लस ए टॉn। अब अपवन वेग क्या हो गया, ये n इलेक्ट्रॉनों का जो वेग निकाला है आपने, इसका माध्य निकाल दो, वही अपवन वेग होता है। यानी n इलेक्ट्रॉनों का वेगों का माध्य ही अपवन वेग होता है। मैं यहां लिख देता हूं, n इलेक्ट्रॉनों के वेगों का माध्य ही अपवहन वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। तो Vd इक्वल्स टू हो गया बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो सारी, तो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ध्यान देना आप। तो ये हो जाएगा Vd इक्वल्स टू u1 प्लस ए टॉ1, u2 प्लस ए टॉ2, u3 प्लस ए टॉ3 और un प्लस ए टॉn अपॉन n हो गया। तो Vd इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un अपॉन n हो गया, प्लस इनमें से a कॉमन ले लो सब में, तो a बाहर आ जाएगा, टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 डैश डैश टॉn अपॉन n हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। Vd देखो ये प्रारंभिक वेगों का जो माध्य है ये 0 हो गया, प्लस a, क्योंकि बच्चों ये जो होता है टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 डैश डैश टॉn अपॉन n, ये होता है टॉ बार, इसको बोलते हैं माध्य विश्रांति काल। तो ये हो गया टॉ बार, तो ये टॉ बार क्या हो गया, माध्य विश्रांति काल। ए की वैल्यू वहां से रखो आप ऊपर से, ए की वैल्यू है ई टॉ बार अपॉन m, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, और इसकी वैल्यू ई वी टॉ बार अपॉन एम एल, क्योंकि E इक्वल्स E इंटू एल अपॉन वी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया हमारा अपवन वेग का व्यंजक। राजस्थान बोर्ड एक बार इसकी डेफिनेशन पूछा था, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अपवन वेग किसे कहते हैं और अपवन वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। और यदि अपवन वेग की परिभाषा पूछता है तो आपको केवल ये लिखना है कि जब इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल आरोपित होता है, और इस बल की वजह से ही जो वजह से इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर नियमित गति के अध्यारोपित होने से प्राप्त जो वेग है उस वेग को हम अपवन वेग कहते हैं। क्लियर है? यह हमने अपवन वेग का फॉर्मूला पढ़ा है। अब हम एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहेंगे, वो भी राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट टॉपिक है बच्चों। तो वो पढ़ेंगे धारा तथा धारा घनत्व का अपवहन वेग पर निर्भरता। धारा और धारा घनत्व अपवन वेग पर कैसे डिपेंड होते हैं, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और इसी टॉपिक के रिजल्ट से मैं ये फाइंड आउट करूंगा
कि अपन वेग के आधार पर ओम का नियम का प्रथम सिद्धांत है जे बराबर सिग्मा ई, इसको भी मैं प्रूव करूंगा। क्लियर है? जे इक्वल्स टू सिग्मा ई जो है उसको भी मैं प्रूव करूंगा। आप इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम को अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चों। Mn एक चालक है, ध्यान देना आप, Mn एक चालक है जिसकी लेंथ कितनी है, L लंबाई, इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, और इस चालक के सिरों पर एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ध्यान से समझना इसको आप, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, V वोल्ट की बैटरी, और यहां से जो करंट निकलता है वो करंट कितना हो गया, I हो गया। क्लियर है? इस पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, n हो गया। अब मैं इस चालक में एक अल्पांश लेता हूं बच्चों, ये अल्पांश हो गया जिसकी लंबाई कितनी है, dx हो गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, उन इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग इधर होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होता है, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा अपवन वेग की दिशा, इलेक्ट्रॉन भी इधर गति करेंगे। क्लियर है? लेकिन ई का जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा। ध्यान देना, मैंने चर्चा की है केवल dx लंबाई के अल्पांश के ऊपर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए हो गया। अब ध्यान देना, dx लंबाई के अल्पांश का आयतन क्या हो, a डेल x होगा, लंबाई इंटू क्षेत्रफल इसका आयतन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, पूरे चालक में इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। हमें तो केवल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या चाहिए वो केवल इस अल्पांश में चाहिए। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, चूंकि इकाई लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल्स टू n है, तो इतने लंबाई, इतने एरिया में, इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, गुणा हो जाएगा Na डेल x। यानी इस आयतन, जो हमने आयतन लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई Na डेल x। अब हम इसके भीतर आवेश निकाल सकते हैं, A डेल x, वो डेल x लंबाई के अल्पांश में आवेश निकालेंगे क्वांटीकरण से, Q इक्वल्स टू एन ई होता है। तो देखो, इसके अंदर जो आवेश होगा वो भी अल्प होगा, dq या डेल Q इक्वल्स टू n का मतलब इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये रही Na डेल x ई हो गई। दोनों पक्षों में डेल टी का भाग लगा दो, तो डेल Q, यदि डेल टी समय में डेल Q आवेश इसमें फ्लो होता है, तो ये हो गया धारा Na, और डेल x डिस्टेंस
ये हो गया अपन वेग vd इंटू ई। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास में। तो I प्रपोर्शनल टू हुआ vd। बताओ धारा जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? अपन वेग पर समानुपाती होती है। अब इस a को I के नीचे ले आओ, I अपॉन a हो गया इक्वल्स टू एन vd ई आ गया। I अपॉन a j होता है धारा घनत्व, तो ये हो गया एन vd ई। न्यूमेरिकल के लिए भी आप इस फॉर्मूले को याद ही रखें। क्लियर है? तो देखो, धारा हो या धारा घनत्व हो, दोनों अपन वेग के समानुपाती होते हैं, अपन वेग पर डिपेंड करते हैं। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये बोल दे कि ओम के नियम की सहायता से या ओम के नियम इस प्रथम सिद्धांत की सहायता से या अपन वेग के आधार पर J इक्वल्स टू सिग्मा ई की उत्पत्ति कीजिए, तो देखो बच्चों, J इक्वल्स टू एन vd ई हो गया। क्योंकि vd की वैल्यू हमने पढ़ ली, ई टॉ बार अपॉन m होता है। इसको यहां पुट करो, एन ई vd की वैल्यू क्या है? ई टॉ बार अपॉन m हो गया। तो J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ बार अपॉन m इंटू ई हो गया। चूंकि सिग्मा इक्वल्स टू होता है एन ई स्क्वायर टॉ बार अपॉन m होता है। तो J इक्वल्स टू आ गया सिग्मा ई, और ये सिग्मा ई यहां विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र है। और सिग्मा यहां कंडक्टिविटी है, चालकता जिसको बोलते हैं। और J है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। बोर्ड के एग्जाम में 2 दफा आ चुका है ये क्वेश्चन कि अपन वेग के आधार पर J बराबर सिग्मा ई की उत्पत्ति कीजिए। और तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम में आ सकता है। आज की क्लास में हमने आपको 2 ऐसे टॉपिकों के बारे में डिस्कस किए हैं जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों हैं, एक तो अपन वेग और दूसरा जो है वो ये टॉपिक हमने पढ़ाया। तो आज की क्लास लेने के बाद में हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इन होमवर्क के ऊपर इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर लें। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अपवहन वेग किसे कहते हैं? इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपवहन वेग के आधार पर J इक्वल्स टू सिग्मा ई की उत्पत्ति कीजिए। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने इन टॉपिकों के बारे में डिस्कस किए हैं। आप इन दोनों टॉपिकों को रेडी करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही मोस्ट हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लें। बाकी का काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।